हेलो बच्चों। आज हम अपनी जो कविता पढ़ने वाले हैं वो हमारी क्षितिज भाग 2 कक्षा 10वीं की है, कोर्स ए है। और ये कविता हमारी जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखी गई है। इसमें बच्चों दो कविता है, उत्साह और अट नहीं रही है। ये आपके इस बार के यानी 2022 के पाठ्यक्रम में टर्म 2 में कविता आ रही है। तो आपको बच्चों सबसे पहले मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय बताऊंगी छोटा सा। उसके बाद इन दोनों कविताओं का मैं भावार्थ समझाऊंगी। दुखों व संघर्षों से भरा जीवन जीने वाले विस्तृत सरोकार के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो जीवन काल माना जाता है वो उनका 1899 से 1961 तक रहा है। उनकी रचनाओं में क्रांति, विद्रोह और प्रेम की उपस्थिति देखने को मिलती है। उनका जन्म स्थान कवियों की जन्मभूमि यानी बंगाल में हुआ। साहित्य के क्षेत्र में उनका नाम अनामिका, परिमल, गीतिका आदि कविताओं और निराला रचनावली के नाम से प्रकाशित उनके संपूर्ण साहित्य से हुआ, जिसके 8 खंड हैं। स्वामी परमहंस एवं विवेकानंद जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लेने वाले और उनके बताए पथ पर चलने वाले निराला जी भी स्वतंत्रता संघर्ष में अपना महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया है। तो बच्चों, आपकी जो 2 कविता हैं उनमें से पहली कविता पढ़ते हैं जिसका नाम है उत्साह। बादल गरजो, घेर घेर गगन धराधार ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे, कवि नव जीवन वाले, व्रज छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। देखो बच्चों, जैसे इसका शीर्षक है उत्साह, तो उससे ही आपको पता चल रहा है बादल के माध्यम से कवि जो है क्या कर रहा है, उत्साह भरना, चेतना भर रहा है। नई चेतना जो है मनुष्य के अंदर, नई चेतना भरने को वो कह रहा है। तो इसके थोड़े से पहले कठिन शब्द हैं उनको समझ लेते हैं, जिससे आपको भावार्थ समझने में थोड़ी आसानी हो गई। पहले देखो, बादल गरजो, गरजो मतलब गर्जना करना, जैसे गरजते हैं ना बादल। घेर घेर, घेर घेर मतलब घिर घिरा कर। उसके बाद घोर, घोर का मतलब होता है भयावन, भयानक तरीके से, है ना। गगन, गगन मतलब आकाश। धाराधर, धाराधर बादल का ही पर्यायवाची है, धाराधर का मतलब बादल होता है। ललित, ललित मतलब सुंदर। विद्युत छवि, विद्युत छवि का मतलब होता है बिजली की आभा, जैसे बिजली की जो छवि होती है, छाया होती है। उर मतलब हृदय। नूतन, नूतन मतलब नई। तो ये थोड़े से इसमें कठिन शब्द थे जिनका मैंने आपको अर्थ बताया। अब इसकी व्याख्या आप देखिए, भावार्थ देखिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बारिश होने से पहले आकाश में दिखने वाले बादलों के गरजने और आकाश में बिजली चमकने का अद्भुत वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि बादल धरती के सभी प्राणियों को नया जीवन प्रदान करते हैं और हमारे अंदर के सोए हुए साहस को जगाते हैं, यानी नया उत्साह भर देते हैं। कवि कह रहे हैं कि हे काले रंग के सुंदर घुंघराले बादल, तुम पूरे आकाश में फैलकर उसे घेर लो और खूब गरजो। घोर घोर गर्जन मतलब खूब गरजो। कवि ने यहाँ बादल का मानवीकरण करते हुए तुलना एक बच्चे से की है। जिस प्रकार से बच्चा जो है गोल मटोल होता है और उसके सिर पर घुंघराले बाल, काले काले बाल दिखाई देते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं, कवि को बहुत प्यारे लग रहे हैं। आगे कवि कहता है, बादल की गर्जन में क्रांति का संदेश सुनाते हुए कहते हैं कि हे बादल, तुम अपनी चमकती बिजली के प्रकाश से हमारे अंदर पुरुषार्थ भर दो, यानी हमारे अंदर एक उजाला भर दो, हमारे अंदर एक नए जीवन का संचार करो। बादल में वर्षा की सहायता से धरती पर नया जीवन उत्पन्न करने की शक्ति होती है। इसलिए कवि बादल को एक कवि की संज्ञा देते हुए एक नई कविता रचना करने के लिए कह रहे हैं। दूसरा पैराग्राफ देखिए। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदात के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। देखो, इसमें भी बच्चों थोड़े कठिन शब्दों को समझ लेते हैं, फिर इसके मैं आपको व्याख्या समझाती हूँ। इसमें देखो, विकल, विकल का मतलब क्या होता है, परेशान, जो दुखी है, परेशान है। उन्मन, उन्मन मतलब अपनेपन का भाव, जो अपनेपन का भाव होता है। निदान मतलब गर्मी। सकल मतलब संपूर्ण, सब। अज्ञात मतलब जिसका कोई पता ही ना हो, अज्ञात हो, है ना। अनंत जिसका अंत ना हो, यानी आकाश। घन बादल, फिर से पर्यायवाची है देखो इसका, बादल। उसके बाद तप, तप मतलब तपती हुई। धरा मतलब धरती और शीतल मतलब ठंडा।
अब इन कठिन शब्दों के बाद बच्चों भावार्थ को जानते हैं। कवि बादलों को क्रांति का प्रतीक मानते हुए कल्पना कर रहे हैं कि वह हमारे सोए हुए पुरुषार्थ को फिर से जगाकर हमें एक नया जीवन प्रदान करेंगे और जीने की नई आशा देंगे। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि भीषण गर्मी के कारण दुनिया में सभी लोग तड़प रहे थे और तपती गर्मी से राहत पाने के लिए छाव व ठंडक की तलाश कर रहे थे। किसी अज्ञात दिशा से घने काले बादल आकर पूरे आकाश को ढक लेते हैं, जिससे तपती धूप धरती तक नहीं पहुंच पाती। फिर बादल घनघोर वर्षा करके गर्मी से तपती धरती की प्यास बुझाकर उसे शीतल व शांत कर देते हैं। धरती के शीतल हो जाने पर सारे लोग भीषण गर्मी के प्रकोप से बच जाते हैं और उनके मन में फिर से उत्साह भर जाता है। तो देखो, बहुत ही सुंदर कविता है, जिससे ये कवि कह रहा है कि मतलब अपने अंदर उत्साह भर लो, निराश मत हो। इन पंक्तियों में कवि संदेश देना चाहता है कि जिस तरह धरती के सूख जाने के बाद भी बादलों के आने पर नए पौधे उगने लगते हैं, ठीक उसी तरह अगर आप जीवन की कठिनाइयों के आगे हार ना माने और अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखकर कड़ी मेहनत करते रहें, तो आपके जीवन का बगीचा भी दोबारा फल फूल उठेगा। इसलिए हमें अपने जीवन की इच्छा को कभी मरने नहीं देना चाहिए, पूरे उत्साह से जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। तो बच्चों, ये तो थी हमारा पहला पार्ट कविता का। अब इसी कविता का दूसरा पार्ट है, मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का ये जो चैप्टर है, इसमें दूसरी पार्ट है हमारा कविता का, अट नहीं रही है। अब देखो, ये अट नहीं रही है क्या है? अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अब देखो, इसमें कठिन शब्द है अट। अट का मतलब होता है समाना, मतलब समान ही दिया, बहुत सुंदर है। आभा मतलब होता है चमक। फागुन का मतलब फागुन मास होता है, आपको पता महीने होते हैं ना हिंदी के, ऐसे फागुन मास होता है। तो उसमें कवि क्या कह रहा है कि फागुन के ये जो महीना है, इस फागुन के महीने की सुंदरता का बहुत सुंदर वर्णन किया है। होली के वक्त जो मौसम होता है उसे फागुन कहते हैं। उस समय प्रकृति अपने चरम सौंदर्य पर होती है और मस्ती से इठलाती रहती है। फागुन के इसी समय पेड़ हरियाली से भर जाते हैं, उन पर रंग बिरंगे सुगंधित फूल उग जाते हैं और जो हवाएं हैं वो चलने लगती हैं। फूलों की नशीली सी खुशबू जो है वो चारों तरफ फैल जाती है, हवा में घुल जाती है और हवा से सारे लोगों पर मस्ती छा जाती है और वो काबू नहीं कर पाते और मस्ती से झूमने लगते हैं। तो कवि क्या कह रहा है इनमें कि अट नहीं रही है, मतलब वो फागुन मास की जो सुंदरता है वो इतनी ज़्यादा है कि वो समा ही नहीं पा रहे हैं। मतलब इतनी सुंदरता है कि वो मतलब उसे रोक नहीं पा रहे हैं, मतलब अपने आँखों से कैसे वर्णन करें वो उसका। आगे देखिए, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। देखो, इसमें क्या है, कठिन शब्द जो है, जैसे वो कह रहा है कि उर में मतलब हृदय में, है ना, और मतलब हृदय में है। उसके बाद वो कह रहा है, बाकी इसमें ऐसा कोई कठिन शब्द है नहीं, जैसे नभ है, नभ मतलब आकाश, ये आपको सबको पता ही है। अब इसका भावार्थ देखिए। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि घर घर में उगे हुए पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। उन फूलों की खुशबू हवा में यूं बह रही है मानो फागुन खुद सांस ले रहा हो। इस तरह फागुन का महीना पूरे वातावरण को आनंद से भर देता है। इस आनंद में झूमते हुए पक्षी आकाश में अपने पंख फैलाकर उड़ने लगते हैं। ये मनोरम दृश्य और मस्ती से भरी हवाएं हमारे अंदर भी हलचल पैदा कर देती हैं। ये दृश्य हमें इतना अच्छा लगता है कि हम अपनी आँख इससे हटा ही नहीं पाते। इस तरह फागुन के मस्त महीने में हमें भी मस्ती से गाने व पर्व मनाने का मन होने लगता है। समझ आया बच्चों? अब देखिए इसका अगला जो हमारे पास लाइंस हैं, तीसरा पैराग्राफ। पत्तों से लदी डाली, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। अब देखो, इसका जो कठिन थोड़ा सा शब्द है, जैसे पाट पाट, पाट पाट मतलब जगह जगह पर, है ना। मंद गंध, मंद गंध मतलब धीरे धीरे बहती हुई जो सुगंध होती है। उसके बाद है पुष्पमाल, पुष्पमाल मतलब आपको पता ही है, पुष्पों की माला, है ना। शोभाश्री, शोभाश्री का मतलब होता है जो सुंदरता से भरा हो, सौंदर्य से भरपूर। पट नहीं रही है, पट नहीं रही है मतलब समा नहीं रही है ना। ये तो उसके कठिन शब्द हो गए। अब देखो इसकी जरा भावार्थ को समझो। कवि के अनुसार फागुन मास की प्रकृति इतनी सुंदर नजर आती है कि उस पर से नजर हटाने का मन ही नहीं करता। चारों तरफ पेड़ों पर हरे एवं लाल पत्ते दिखाई दे रहे हैं और उनके बीच रंग बिरंगे फूल ऐसे लग रहे हैं मानो पेड़ों ने कोई सुंदर रंग बिरंगी माला
पहन रखी हो। आप थोड़ा सा इमेजिन करो कि अगर फागुन मास में आपने देखा हो तो होली के समय में कितना सुंदर दृश्य होता है। तो कवि ने वही सुंदरता का वर्णन किया है। आगे कवि कह रहा है कि सुगंधित पुष्पमाला की खुशबू कवि को बहुत ही मतलब मोहने वाली लगती है, मादक लगती है, मतलब मोह लेती है। कवि के अनुसार फागुन के महीने में यहाँ प्रकृति में होने वाले बदलावों के सभी प्राणी बेहद खुश हो जाते हैं। जो बदलाव होते हैं प्रकृति में उसको देखकर कविता में कवि स्वयं भी बहुत ही खुश लग रहे हैं। तो बच्चों, ये दोनों हमारी कविता थी। आपको ये समझ में आए और इसको शेयर करना ताकि और बच्चे भी इससे पढ़ सकें। धन्यवाद।